मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आपसे आज ये आपसे बातचीत हो रही है। जी पुरी साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि इस देश के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बनाई और हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेस ने उस आंकड़े को 100 करोड़ के पार कर दिया। मई के महीने में जो असंभव नजर आ रहा था वो संभव हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 272 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ है जी, ये सिर्फ हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके लिए नहीं और सारे देश के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। आपको याद करवाना चाहता हूँ, एक हमारा युवा नेता है, कुछ मई के महीने में पूछ रहे थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? जी जी जी। तो मैंने उस समय भी उनको कहा था कि राजस्थान में तो आपने कूड़े में डाल दी और पंजाब में आपकी जो सरकार है उस पर मुनाफाखोरी कर रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन जो है ये अभी इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं देनी चाहिए थी। अभी भारत बायोटेक के क्लिनिकल 3rd फेज के अभी ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे और इन्होंने पूरी कोशिश की और झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। जी देखिए, और खुशी की बात यह है कि अब ये सब चुप हैं। उनमें से एक को भी नहीं मैंने देखा कि जिसने बधाई दी हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लेड फ्रॉम अप फ्रंट। और टुडे द वर्ल्ड ओवर बिल गेट्स आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी देश की सरकारें कर रही हैं। हमारी ये एनर्जी मीटिंग है, यहाँ पे जिससे मैंने बात की है वो कहते हैं हम हैरान हैं कि भारत ने एक ऐसा हेल्थ सेक्टर की रिवैम्पिंग की और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब मैं इसका और क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि ये जो कार्य हुआ ये जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा इस पीरियड का, ये जो डेवलपमेंट है सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। देखिए, आपने उस युवा नेता की बात करी तो मैं देश को बता देता हूं, वो युवा नेता जो है वो राहुल गांधी हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इन दोनों ने सवाल खड़े करे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी थी, लगातार सवाल खड़े करे गए थे। लेकिन मई और जून के महीने में कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कांग्रेस तो अभी भी कह रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, सोनिया गांधी के एडवाइजर हैं और कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड भी हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि ये नीम हकीम खतरे जान हैं। प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इस कदर हो गई है कि अगर वैक्सीन का मुद्दा भी है, अगर वैक्सीन का आंकड़ा भी 100 करोड़ के पार चला गया, उस पर भी राजनीति ढूंढी जा रही है? देखिए, जब भी राजनीतिक दल जो हैं और ये जिसके बारे आप चर्चा कर रहे हैं, तो इट वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल पार्टी। उनका हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बट जब ये रेलेवेंस से जाके इरेलेवेंस पे पहुंचते हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला। आई डोंट वांट टू डिग्निफाई दैट। बट ये जब इरेलेवेंस पे आते हैं और इरेलेवेंस से के बाद ओब्लिवियन होता है, जब मतलब नक्शा ही नहीं होता, तो अब मैं इसके बारे क्या कहूँ, क्या जो टिप्पणी दें। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि इकोनॉमिक लॉकडाउन जो हुआ था 25 मार्च को, उसके बाद आज हमारी इकोनॉमी इज ऑन फायरिंग ऑन ऑल 6 या ऑल 8 सिलेंडर्स। जो हमारी सेंसेक्स है 62,000 क्रॉस कर गई है। हमारी पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन जो है प्री कोविड पीरियड से पहले 20% ऊपर है, डीजल कंजम्पशन भी 12% ऊपर है। तो आप सब जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रशंसा हो रही है। आज मैंने एक फोरकास्ट पढ़ा कि फिस्कल ईयर 2022 में हमारी इकोनॉमी 10% से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर जो इरेलेवेंट बातें हमारे कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उनको मैं समझता हूँ उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। क्या ये वैक्सीनेशन की स्पीड
इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब हम 100 करोड़ पे पहुंच गए हैं तो कहीं कंप्लेसेंसी ना आ जाए, यानी एक थकावट ना आ जाए सिस्टम में। देखिए, मैं समझता हूं कि कंप्लेसेंसी तो कभी भी नहीं आनी चाहिए, पर मैं जो हमारे प्रोडक्शन फिगर्स देख रहा हूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, जो भारत बायोटेक के हैं और बाकी जिनके पास भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ये जी। अब हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और दबा के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये भी हमने देखा है, इसकी वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी नर्सेज, हमारे जो जी। बाकी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, ये बहुत वर्ल्ड क्लास सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि आने वाले महीनों में ये और गति से आगे नहीं बढ़ेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन का प्रोसेस पहले जल्दी शुरू किया कर दिया होता, उन्होंने ट्वीट किया है, तो हम 100 करोड़ का आंकड़ा और जल्दी छू लेते, इसमें इतनी देरी नहीं होती। ये जो जिन जिन भाई साहब का आपने नाम लिया, उनको कहिए वैक्सीन जो है ना, ये कोई नेबरहुड केमिस्ट में अवेलेबल दवाई नहीं है जिनको आप ऑफ द शेल्फ जाके खरीद सकते हैं। ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है और इसमें हमने, क्योंकि हमने एंड टाइम से शुरू किया, तो ये 272 डेज, तो मैं समझता हूँ गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहिए एक 100 करोड़ की वैक्सीन डोजेस का। पर अगर इससे ज़्यादा और कुछ कर सकते थे, पर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि आप हमें डायरेक्टली प्रोक्योर करने दीजिए। इनमें से कई हमारे नेता हैं, जी, खास कई करके कई जिनके कई पहले आप CMs नाम थे। ले रहे थे। जी, मैं जी। जब लग रहा था, जब ये हेजिटेंसी फैला रहे थे, ये चाहते थे कि हम जो ज़्यादा महंगी वैक्सीन है बाहरले देशों से, उसको इंपोर्ट करें। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, तो सवाल उस पर भी पूछना बहुत आवश्यक है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है इसको लेकर? क्योंकि ये समस्या है हरदीपपुरी साहब, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और विपक्ष बार बार घेरता है इस पर, जनता भी परेशान होती है। देखिए, सरकार के पास सिर्फ प्लान्स ही नहीं है, सरकार उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी कर रही है। अब हम अपनी बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग जो है उसको ले जा रहे हैं 10% से 20% तक, गैस को ले जा रहे हैं 6% से 15% तक। हम अपना जो एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेके उसको 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ले जा रहे हैं। मैंने स्टेटमेंट किया है कि हमारे जो 26 सेडिमेंट्री बेसिन है, उनमें से अभी 8 ही एक्सप्लोर किए, बाकियों को भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो दाम ऊंचे हैं, इसका कुछ कारण है। द सिवियरिटी ऑफ विंटर समवेयर, कोल क्राइसिस, जिससे गैस प्राइसेस बढ़े हैं, उसके कारण पेट्रोल प्राइस बढ़ गए। तो हम अपनी तरफ से जितना भी हमारा मार्जिन ऑफ परसुएशन है, हम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्राइसेस ऐसे ही बहुत ऊंची रही तो दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंज्यूमिंग एंड द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। पर फेस्टिवल सीजन में लोगों पर इसका भार पड़ता है। आपने एक बयान भी दिया कि नेचुरल गैस के दाम जो है वो और आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। देखिए, पड़ सकता है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो इलास्टिसिटी है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी तो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, प्राइस जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी सी जो हम लोग, हमारे जो प्रयत्न है उससे प्राइस थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए। बट ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। मीडियम लॉन्ग टर्म में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये प्राइसेस नीचे आएंगी और देयर विल बी इनफ एनर्जी अवेलेबल इन द मार्केट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश जा रही है और राहुल गांधी भी काफी सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी के विजन के साथ चलती है, वो सो रही है लगातार। देखिए, कौन सो रहा है और कौन मेहनत कर रहा है उसके बारे में क्या बोलूं, पर आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। दलित व अत्याचार कहीं भी हो, वन अत्याचार इज़ वन अत्याचार टू मैनी। तो इनको बोलिए सेलेक्टिव नहीं हुए। अभी दिल्ली के बॉर्डर पे भी कुछ अत्याचार हुआ है, ऐसा उस पर मैंने कोई इनकी स्टेटमेंट नहीं देखी। और कौन सी सरकार, मैं तो उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूँ और मैं आपको बताता हूँ,
जो योगी जी के सरकार ने वहाँ पे विकास का कार्य किया है, जो वहाँ के हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनके जो आंकड़े हैं, सब आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूवमेंट हुई है। तो मैं समझता जिन राजनीतिक दल नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो ज़रा अपने अंदर देखिए। वो कह रहे हैं, आपने कहा कि प्रियंका जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीट आएगी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? लास्ट टाइम तो 7 आई थी, इस बारी कांग्रेस को उम्मीद है कि 100 का आंकड़ा वो पार कर लेगी। लास्ट टाइम तो 7 आई थी, पर 7। अच्छा, इस बार 100 का आंकड़ा पास करेगी। मैं वो तो कांग्रेस को वो उम्मीद क्या है। कहते अब हैं, देखिए मैं बाकी तो बेट्स नहीं अभी लेता, तक के वेजर नहीं हो, पर कभी आप मेरे को मिल लेना तो ओपिनियन पर, लेकिन ओपिनियन पोल में अभी उनकी मैं ज्यादा आपको सीटें दिख नहीं अपना रही जो है। असेसमेंट है मैं लिख के दे देता हूँ। जी, जी। चलिए मैं आपकी असेसमेंट ले लूंगा, लेकिन आपने बोला आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, तो कहीं ये बढ़ती पेट्रोल की कीमतें उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी ना पड़ जाए? पुरी साहब, ध्यान रखना होगा आपको। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। सरकार की तरफ से जो भी कदम हो गए हम उठाएंगे, जी। पर आपको ये देखिए कि जो भी हम कदम उठाएंगे उसको हम नॉर्मली प्रेस के द्वारा पहले शेयर नहीं करते हैं। जी, चलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बात पंजाब की करनी बड़ी जरूरी है। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया है। जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो काफी सिर फटौवल चल रहा था पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया है। वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल लिए हैं, उनका एक इंटरव्यू भी आया है, न्यूज़ 18 पर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं अगर किसान आंदोलन सिमट जाए, यानी अगर किसानों की मांगे पूरी कर ली जाए। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पंजाब आपके लिए भी महत्वपूर्ण है? देखिए, पहले तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो उनके अंदर की समस्याएं हैं, उस पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। जी। जब मेरी आपसे पिछली बार इस विषय पे बात हुई थी, तब भी मैंने यही कहा था। देखिए, कैप्टन साहब ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की 3 बार मीटिंग कन्वीन हो चुकी थी और तीनों बार कैप्टन साहब को ये जानकारी, ये सूचना ही नहीं भेजी उन्होंने। अब कैप्टन साहब ने जो बयान दिया है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं, उनके ऑप्शंस ओपन हैं, दे कुड इवन ही कुड इवन लुक एट अ पॉलिटिकल अलायंस विद द बीजेपी। ये सारी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उनकी लीडरशिप के बीच और कैप्टन साहब के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, जब व्हेन दिस रीचेज अ फाइनल पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, आई एम श्योर कि हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो ऑफर दिया, उन्होंने बोला जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से उन्होंने तो अपना ऑफर खुले में दे दिया है और उन्होंने इंटरव्यू के जरिए इसको बोला है। तो क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर अलायंस आपके साथ करते हैं तो आपको लगता है ये पंजाब के हित में होगा या देश के हित में होगा? देखिए, अगर मैं इस समय कोई स्टेटमेंट करता हूं जी। कि हित में होगा या हित में नहीं होगा, तो वो हेडलाइन बन जाती है। मैंने, भाई साहब, 39 इयर्स मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है एज ए सिविल सर्वेंट। तो मैं ऐसे आपके जो बढ़िया सवाल हैं विचार, वो जैसे बचपन में कहा करता था ट्रिक क्वेश्चन, मैं अभी नहीं करूंगा। मेरा कैप्टन साहब के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप है। वो दिल्ली आए थे, मेरे को मिले थे, जब मैं वहाँ गया था उन्हें मिला था। हमारी कम्युनिटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और मैं समझता हूँ कैप्टन इज अ आइकॉन ऑफ द सिख कम्युनिटी। पर वो क्या उनकी अलायंस होगी बीजेपी के साथ, कि वो उस पर फार्मर इश्यूज पे क्या बातचीत होगी, इट इज नॉट माई मैंडेट टू प्रोनाउंस ऑन दैट। जी। आपको अगले दिनों में कोई मौका मिले बीजेपी लीडरशिप से बात करने का, उनको सवाल कीजिए। बिल्कुल आने वाले दिनों में हम जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का इंटरव्यू करेंगे तो, और अमित शाह का इंटरव्यू करेंगे तो जरूर ये सवाल पूछेंगे। लेकिन अगला सवाल मेरा जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है। बहुत दुख की बात है कि वहां जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है, जहां पर एक सिख बहन को हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है 1990 का दौर वापस आ रहा है? जो अभी नहीं, देखिए, ऐसा है कि धारा 370 के हटाने के बाद और 35A को हटाने के बाद बहुत सिचुएशन वहाँ इम्प्रूव हुई है। मैं कुछ हफ्ता 10 दिन पहले मैं था वहाँ पे जम्मू में, और जो मैंने देखा जो विकास का काम हो रहा है, दैट्स वेरी इंकरेजिंग। ये जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, इसकी मोटिवेशन आपको पता है क्यों हो रही है?
देर आर फोर्सेस जो हमारे को इनेमिकल है, जो नहीं चाहती कि हमारी तरक्की, और अभी जो हमारी जो सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस जो कार्रवाई कर रहे हैं एटसेट्रा, आई एम श्योर दैट सिचुएशन इज ऑलरेडी मच बेटर और विल सून बी अंडर टोटल कंट्रोल। सेंट्रल विस्टा का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री भी ने भी काम का जायजा लिया। क्या आप उस विषय पर कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि समय पर काम पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी तक सेंट्रल विस्टा के जो भी सेगमेंट्स हैं, 2 पे काम हो रहा है जी। अभी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो हमें 26 जनवरी तक पूरा करना है, क्योंकि हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो रिपब्लिक डे परेड है 26 जनवरी 2022 को वहाँ पे करनी है। मुझे पूरा विश्वास है, हर हफ्ते मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि एन समय से पहले ही ये पूरा हो जाएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, विच हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय द विंटर सेशन ऑफ 2022, क्योंकि हमारी जो सेलिब्रेटरी 75th ईयर की एनिवर्सरी विंटर सेशन होगी उसको अक्टूबर तक ख़त्म करना है। उस पर भी हम लोग पूरे लगे हुए हैं, सारी जो एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं, और उसको भी हम रिव्यू करते हैं रेगुलरली, और हमें पूरा विश्वास है कि वो भी विल बी कंप्लीटेड वेल इन टाइम। जी, किसान आंदोलन को लगभग 300 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक ऑब्जर्वेशन दी है। किसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब ये आखिरी पलों में अपना आंदोलन, या फिर आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद ही इसका कुछ हल निकल के आएगा? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब से भी ये आंदोलन शुरू हुआ था, कि हमारे जो किसान भाई हैं, जिनकी मेहनत से हमें जो हमारे अन्नदाता हैं, मैं तो शुरू से कह रहा था कि इनकी जो भी डिमांड्स थी, एमएसपी पे इनको थोड़ी चिंता थी। ये चाहते थे कि किसी सरकार के सीनियर लेवल पे कुछ स्टेटमेंट हो जाए कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा, मंडियां बंद नहीं होंगी। हमने सब पे इनको विश्वास दिलवाया, और देखिए, और जब से ये कानून पास हुए उस समय जो भी प्रोक्योरमेंट सीजन हुआ है, राइस का, वीट का, फिर राइस का, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हो रही है, और कोई सरकार एमएसपी को नहीं हटाएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि इनकी अगर कोई रेजिडुअल डिमांड्स हैं, तो हमारे तोमर जी और जो भी सरकार की तरफ से डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बैठे और खुले दिल से और बिल्कुल विदाउट इनहिबिशन बातचीत करें। अब तो क्लैरिटी हो गई है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, जिसके पीछे इसके पीछे तमाम वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं रह गया, जिस तरह से पूरा एक्शन हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले करता था और मैं कहता था कि कोई जो मेहनत से किसान हमें अपना वो फसल उगाता है, वो कभी राजपथ पे आके अपना ट्रैक्टर नहीं जलाएगा और अपनी प्रोड्यूस को नहीं वेस्ट करेगा। तो उस समय मैंने कहा दिस वाज एन एक्ट ऑफ हुलिगनिज्म। तो हमारे एक फॉर्मर अलाय, उन्होंने कहा इन्होंने तो सारे किसान आंदोलन को हुलिगन कर दिया। मैंने कहा मैंने कहाँ बोला, मैंने तो बोला उनके बाद जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो अभी मैं यही कहूँगा आपको कि आपकी बात कैरेक्टराइजेशन जो भी है उसमें बहुत दम है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, और इसके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी है, हम सबसे बात करके एक आगे निकलने का रास्ता हम बात करने को तैयार है। और जो भी इनकी चीज़ें, मैं तो समझता हूँ आपस में बैठ के ये चीज़ें हल हो सकती हैं। ठीक है पुरी साहब, आपने हमें समय दिया, खास तौर पर आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हरदीप पुरी जी। थैंक यू, आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।